All right, Ji, Assalamu alaikum. This is once again Bilal Siptan with yet another informational and exciting episode of Career Choices and Career Grooming series. So we have today, जिस तरह मैंने आपको बताया था, रिदा बिलाल with us and वैसे तो introduction हमने करा ही दिया था, but let me tell you that she's a Karachi-born writer and she has, penned down very amazing scripts like Be-Intaha and then Khud Garz and a mini series, sorry, for Dil with the name of Dil Hi To Hai. And she's currently working on a project for Geo TV as well as she's working on a web series. And the biggest, feather in her cap is actually the Lux Style Award that she won for the drama serial Khud Garz. So please welcome Rita on board. Assalamu alaikum, Rita. How are you? Thank you. I'm good. How are you? थैंक कैसे यू हैं आप? थैंक ठीक यू ठाक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सबसे पहले टाइम निकालने के लिए विद द बिजी रूटीन जिसके अंदर रमजान भी चल रहा है एंड आई नहीं, not at all. कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड Not at फॉलो all. योर फैमिली कमिटमेंट्स एज वेल और उसके साथ साथ आपकी अपनी हाँ, प्रोफेशनल कमिटमेंट। बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप बताएं कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? All good. आप बताइए. I hope everything's well. यस एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग और किस तरह डील कर रही हैं? मैंने लास्ट वीक भी जो शो किया था उसमें भी यही पूछा था कि कोविड के बाद जो सिचुएशन सारी अपसाइड डाउन है तो उसको किस तरह से आप टैकल कर रही हैं और उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ पे? इम्पैक्ट देखिए, अगर इम्पैक्ट अगर आने दिया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. या या तो कोशिश यही है कि इम्पैक्ट ना आए और आए तो या अच्छा है, बिकॉज आई थिंक इस वक्त मेंटली एवरीवन इज वेरी डिस्टर्ब. यस एग्जैक्टली। एक अनसर्टनिटी है, कुछ पता नहीं है ना आगे के क्या है, क्या होना है. जब आपको एंड रिजल्ट पता होता है ना कि सामने क्या है, तो इट्स स्टिल थोड़ा आसान हो जाता है चीजों को टैकल या करना. अभी हम इस सिचुएशन में हैं कि हम कुछ नहीं जानते. एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। एक बड़ा, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड आई होप इंशाल्लाह वी ऑल गेट आउट ऑफ दिस सून. नो यू राइट बिल्कुल। क्योंकि हमें इसका वही वाली बात है कि इट्स लाइक अ टनल जिसका हमें एंड नहीं पता कि कब जाके खत्म होनी है, तो इस एग्जैक्टली तरह से ज्यादा एग्जैक्टली परेशानी। ठीक है, ऑल एग्जैक्टली. राइट। सो बेटा वैसे तो इंट्रोडक्शन आपका करा ही दिया है और वैसे भी मैं मजीद इस शो से पहले प्रमोशन शेयर कर रहा था, तो आई वाज टेलिंग अबाउट योर एक्सपीरियंसेस एंड अबाउट योर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स जो जो आपने किए हैं। और इस सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पस भी मुझे ये जब भी फील हुआ कि मैं सोच रहा था कि बिकॉज आई माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम एन अनकन्वेंशनल करियर और मैंने भी हमेशा कुछ ऐसी चीज़ की कि जो बेसिकली इंजीनियरिंग या डॉक्टर या कुछ इस तरह करते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसके अंदर भी उन्हीं लोगों को केटर करूं कि जिन्होंने अनकन्वेंशनल जाके या बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करियर चॉइसेस को बेसिकली चूज किया। तो हमारी ऑडियंस भी जो है जो बेसिकली इस शो को सुन रही है वो भी मेजोरिटी इज फॉर यूथ एंड दिस प्रोग्राम इज स्पेशली डिजाइन फॉर द यंगस्टर्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज टू द आउटसाइड द बॉर्डर्स। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अगर आप एक क्विक अपना इंट्रोडक्शन अपनी जबान में कराना चाहें, व्हाट इज रिदा बिलाल एंड हाउ यू एक्चुअली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस? देखिए, मैं एक क्रिएटिव इंडिविजुअल हूँ. आई थिंक अगर आप मुझे स्टोरी टेलर कहना चाहें आप वो कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी वाओ, चीजें आ जाती हैं. ओके, उसमें सब कुछ आ जाता है. सोचने से लेके लिखने तक, उसको इमेजिन करने तक से लेके उसको पेपर पे लाने तक, इट्स अ होल प्रोसेस. या तो ये है. एंड शुरू से ही इसी में इसी बैकग्राउंड से ही हूँ. जब लिख नहीं रही थी तो मैं चैनल्स में काम कर रही थी, वहाँ पे एक डिफरेंट कैपेसिटी में काम कर रही थी. वहाँ मैं दूसरों की स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी, अपनी स्क्रिप्ट पे नहीं काम कर रही थी. ओके, आई यूज्ड ऑलराइट। टू यस. सो यही है दैट आई बीन इन दिस साइकिल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. सो ये मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि अगर मैं डिफाइन करूं कि ये आपका पैशन है बेसिकली एंड मतलब चाहे आप, मैं समझता हूँ कि किसी और भी फील्ड में होती है लेकिन आपका पैशन यहीं पर ही होता है। वो तो खैर आपको मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी पैशन को ही फॉलो करते हैं। सो ये इज इट राइट कि अगर मैं इसको पैशन की तरफ कंक्लूड करूँ कि ये पैशन के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का और कोई काम आप मुझे 2 घंटे की नींद सिर्फ लेके करके दिखा दें खुशी से, वाओ, ये पैशन ही होता है कि आप नींद में उठते हैं और नींद में बैठते हैं एंड यू हैव थाउजेंड अदर थिंग्स टू डू, बट यू नो कि आपने करना है. तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये एंड हाउ डू यू डिफाइन पैशन इन योर वर्ड्स? हाउ डू यू डिफाइन इट?
पैशन क्या है, क्योंकि पैशन की बहुत सारी डेफिनेशंस है। एक तो किताबी डेफिनेशंस मिलती हैं जो हम एमबीए में मेरा या किसी उसमें पढ़ रहे होते हैं। this has to be my favorite question, I think, क्योंकि मैं इस बारे में हमेशा बड़ी बात करती हूँ। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना जो जिन पे आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए या किसी न किसी तरह। या इट हैज़ अ लॉट टू डू विद योर ओन डिटर्मिनेशन, ठीक है? मेरे ख्याल से ये उस तरह की चीज़ें जो ना आपको ठीक से जागने देती है ना आपको ठीक से सोने देती है। यू आर ऑलवेज रेस्टलेस। या मेरे केस में तो यही, जब आप और फिर मैं जागते हैं यू वांट टू अचीव हाई, जब आप या सोने लगते हैं तो आपको लगता है मैं सो क्यों रहा हूँ, मैं इस वक्त काम कर लूँ। यू आर This राइट। this for this for me is definitely a good definition of passion. एग्जैक्टली और लास्ट टाइम बल्कि ये सवाल, क्योंकि मैं जब तक ये ऑब्वियसली आगे के जितने भी गेस्ट के साथ ये करूंगा ये प्रोग्राम, तो उसमें ये क्वेश्चन मेरा कंसिस्टेंट रहेगा, बिकॉज रीजन ये है कि पैशन के बगैर आप ना क्रिएटिव जा सकते हैं, अनकन्वेंशनल जा सकते हैं, और ना ही आप क्रिएटिव जा सकते हैं जब तक आपको पैशन नहीं हाँ, ड्राइव करता। सेकंड, फिर बिल्कुल। मेरा यही क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीक भी था, तो उस टाइम एक बड़ी जबरदस्त बात निकल के आई थी कि पैशन बेसिकली वो नहीं होता जो या ख्वाब वो नहीं होते कि जो बेसिकली आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो बेसिकली आपको सोने नहीं देते। एग्जैक्टली। तो आपकी बात ने तो ये मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से इसको सीमेंट कर दिया है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो मुझे ऐसे ये ही। बताया रहेगा कि मतलब पैशन के अलावा व्हाट वाज दैट कि जिसमें आपने ये इस चीज को सील कर दिया और सोचा कि अब मुझे राइटर ही बनना है, क्योंकि बहुत सारे आई होप कि आपकी करियर चॉइसेस आई होंगी फैमिली की तरफ से भी, आपके अपने माइंड में भी आया होगा, पीयर प्रेशर भी होगा, फ्रेंड्स भी देखते होंगे, जब आप देखते होंगे दूसरे दोस्त कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो राइटर का कब प्लान किया और सोचा कि नहीं अब मैंने यही करना है, दिस इज फॉर देखिए मी। एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का टाइम वैसे ही एक बड़ा एक अनस्टेबल आपका होता है, जब आपको पता आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होता कि या उनको किस डायरेक्शन में जाना है। वो जो एक सवाल है ना आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, वो आगे तक जाके वो डेफिनेशन उसकी बड़ी चेंज होती हैं। शुरू शुरू में ना कोई ये कहता है, सो आई जस्ट मुझे सिर्फ इतना पता है कि देखिए बहुत चीजें होती हैं आपकी, बट I was always a writer in school, in college, in university. मुझे पता था मैं हूँ। उस पे सिर्फ एक होता है ना आपको एक प्रोफेशनल थप्पा चाहिए होता है कि चलो मैं ये चीज प्रोफेशनली भी कर रही हूँ। इवन आई थिंक मेरा जो जो डिग्री थी फिल्म एंड टेलीविजन की फ्रॉम जाबिस्ट, वो भी एक तरह से इट वाज यू नो another stamp on what I was already doing. It's not like कि मैंने डिग्री ली और फिर मैंने लिखना सीखा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बट मेरा एक मसला ये था देखिए शुरू से कि मैं उस दिमाग की नहीं थी कि मुझे पता था मैं किसी बैंक में नहीं बैठ सकती, मुझे पता था मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं बैठ सकती। आपको अपने बारे में पता होता है, वो इसमें आप कोई बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है। बिल्कुल 1001 career choices, so I knew कि एक होता है ना आपका क्रिएटिव बेंट, वो है, और मुझे पता था कि मैंने जाना इस ही तरफ। सो दिस इज व्हाई यू नो मैं इस चीज पे बहुत फोकस थी कि ये है और यही करना। आपकी जो ये वाली बात है वैसे कि मैं हॉस्पिटल में नहीं बैठ सकती या किसी बैंक में नहीं बैठ सकती, तो मुझे याद है कि आई हैव डन माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और 4 साल की डिग्री के बाद मुझे जब अपनी ग्रेजुएशन हुई और कॉन्वोकेशन में मैं अपना सर्टिफिकेट वो अपनी डिग्री ले रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं कम से कम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बना एटलीस्ट। तो वो बिल्कुल आपको एक अंडरस्टैंड होता है कि व्हेन यू एक्चुअली टैप आउट कि आपको क्या चीज़ है जो आपके अंदर एनर्जी है जो आपको कर रही है। ओके रिदा, तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, क्रिएटिविटी की हमने बात की, क्रिएटिव करियर चॉइसेस की हमने बात की। व्हाट इज क्रिएटिविटी फॉर यू? इसकी भी हमें पैशन की तरह बहुत सारी डेफिनेशंस मिलती हैं कि क्रिएटिविटी ये है, क्रिएटिविटी वो है, लेकिन आप क्रिएटिविटी को किस तरह डिफाइन करते हैं? देखिए मेरे लिए क्रिएटिविटी इट्स ये एक मेरे ख्याल से इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, या जो आप अंदर से हैं, ये मेरे लिए क्रिएटिविटी है। मैं अगर आपको बड़ी देखिए रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जब से ये क्वारंटीन और ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और ये सब चीजें हैं, तो आप ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने ना कभी गाया होगा ना लिखा होगा, आप इस तरह की पोस्ट देखते होंगे कि दिस इज व्हाट आई हैव कुक्ड टुडे, या दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, या किसी के हाथ में एक आप गिटार देखेंगे,
क्रिएटिविटी आप देखें, ये ऐसी चीज है जो आपका मे बी इट ब्रिंग्स यू कंफर्ट. मेरे लिए क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट मेक्स मी फील कंफर्टेबल. और creative is basically, you know, when you have the power to make something, to create something. और वो चीज आपको एक बड़ी एम्पावरमेंट देती है कि यार ये चीज है जो मैंने बनाई है, यू नो. एक बड़ी सिंपल सी बात, जैसे ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है उसका एंड आपके एक मूड का, समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड. सो इसीलिए आप कहते हैं जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनका एक जरा माइंडसेट थोड़ा सा एक रेगुलर फॉर्म से कुछ डिफरेंट चलता है. एग्जैक्टली. मेरे हिसाब से आई थिंक ये एक सेल्फ एक्सप्रेशन का एक बेहतरीन तरीका है जो कि सबके अंदर है इन वन फॉर्म और द अदर. मतलब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आप कहना चाह रही हैं कि हम एक अपने प्रोडक्ट को जब देखते हैं तो हमें सेल्फ मोटिवेशन होती है कि जब ऑब्वियसली अगर मैं कहूं कि अब जितनी बार आप अपनी जिंदगी में खुदगर्ज को देखेंगे तो आपके साथ वो सारी जर्नी, वो सारी मेमोरीज, वो जितनी मेहनत है, वो सब आपको बार बार जो है नजर आ रही होगी. So I think और obviously कि whenever you feel low, so you go see your own script. आप अपने खुदगर्ज देखें जाके या फिर बेइंतहा देखें तो आप मेरे ख्याल से सेल्फ मोटिवेशन आपको उसी जर्नी से ही मिल जाएगी काफी दफा. ब्रिलियंटली एक्सप्लेन. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताएं कि इस पूरी जर्नी में ऑब्वियसली अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये आपने सोचा और आपकी मोटिवेशन रही और फिर उसके बाद आपने लिखना शुरू किया एंड यू गेट सक्सेस. तो ऑब्वियसली इस पूरी जर्नी में कई चैलेंजेस आए होंगे. वो पहला स्टेप के जब आपने राइटर बनने का सोचा और आज तक और आगे आने वाली उसके लिए उन चैलेंजेस पे अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहें और उस चैलेंजेस को अगर आप बताना चाहें कि उसको किस तरह आपने कोप अप किया, बिकॉज वो बहुत नेसेसरी है. बिकॉज ये शो भी स्पेशली डिजाइन है स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स के लिए, तो जो भी ऑब्वियसली एस्पायरिंग राइटर्स होंगे, आपसे सीखना चाह रहे होंगे, उनके लिए वो बहुत जरूरी है क्वेश्चंस. देखिए चैलेंजेस अगर आप देखें काम शुरू करने से पहले भी और उसके बाद भी, तो वो तो बहुत है. मेरा सिर्फ देखिए एडवांटेज ये था कि क्योंकि मुझे चैनल में काम करने का एक्सपीरियंस था, ठीक है. सो उसमें ये है कि आप कुछ लोगों को जानते हैं, वो आपके बारे में जानते हैं कि ये है, इनको पता है यू नो इस फील्ड में है ये वो. बट ऑफ कोर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप को मनवाना, राइट. एंड दैट टू मैं आपको बताऊं, मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल तब क्या था और अब भी क्या है. एवरेज काम अगर आपको करना हो वो तो बहुत आसान है. Exactly. बिकॉज आधे से ज्यादा लोग एवरेज काम ही कर रहे हैं. बट उसमें डू यू फील यू कैन स्टैंड आउट? आई डोंट थिंक सो. अगर तो क्राउड को फॉलो ना करने का डिसीजन भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है. बहुत बिल्कुल ऐसी है. ठीक है. एक पहले अपने लिए इस तरह का करियर चूज करना, फिर अपने आप को ये बताना कि जिस तरफ सब जा रहे हैं उस तरफ नहीं जाना. तो नॉट गो विद द फ्लो. एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम आप ये अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम क्या है, ये बड़ा फुलफिलिंग है, इसका रिजल्ट बहुत फुलफिलिंग होता है. इट पेज यू ऑफ. सो उसमें देखिए स्ट्रगल में मैं अगर आपको एक सिर्फ स्क्रिप्ट लैंग्वेज में ही बताऊं कि एक नॉर्मल जो स्क्रिप्ट होती है उसका एक वन लाइनर लिखा जाता है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है. तो आप यकीन माने कि उस वन लाइनर को किसी चैनल के प्रोडक्शन हाउस से अप्रूव होने में ही 3-4 महीने लग जाते हैं कि वो पहले यहाँ जा रहा है, फिर वहां जा रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर सबकी अपनी अपनी राय. सो इट्स नॉट इजी एट ऑल. बस ये है कि वंस डू यू थिंक कि इसके अंदर प्लेजरिज्म का भी काफी एरिया होता है कि फॉर एग्जांपल किसी चैनल को देंगे, हाउ टू ट्रस्ट देम कि वो स्टोरी कहीं और पब्लिश नहीं होगी आपके बगैर, ये चांसेस होते हैं इसमें? जी ऐसा बहुत होता है कि कोई शेयर की हुई चीज, फिर वो होता है ना कान यहाँ से पकड़े वहां से पकड़े, बात एक ही होती है. वो फिर आपको किसी और फॉर्म में, किसी और ब्लेंडेड फॉर्म में, अलग नामों के साथ कहीं कोई चीज नजर आती है और आप सोचते हैं यार ये तो 2 महीने 2 साल पहले मैंने पिच की थी. तो दिस इज वेरी कॉमन. दिस इज एक्सट्रीमली कॉमन. यानी कि अनएथिकल एक्सपीरियंसेस जो है वो हर इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल हैं. हाँ डेफिनेटली. वो तो है.
ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डू यू थिंक दैट क्रिएटिव करियर्स, और खास तौर पे अगर मैं राइटिंग की बात करूं, आर आल्सो सस्टेनेबल वंस? बिकॉज वंस अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, खासतौर पे अपने पेरेंट्स का और फैमिली का, कि यार जल्दी से नौकरी कर लो, 9 से 5 की नौकरी हो या 9 से 5 की ना भी हो, थोड़ी ज्यादा हो लेकिन फिक्स्ड हो। पहली प्रायोरिटी होती है कि गवर्नमेंट की नौकरी हो, दूसरी ये होती है कि किसी अच्छी मल्टीनेशनल एफएमसीजी में हो, और अगर ऐसा हो कि आप मतलब सस्टेनेबल हो, उसके अंदर ना आप सिक्योर फील कर रहे हो, आपकी तनख्वाह भी हो। और अब क्रिएटिव करियर्स में लाइकवाइज राइटिंग में, या फिर अगर मैं अपनी यही प्रोफेशन की बात करूं, तो हमारा तो ये है कि काम आया तो आया, हमने कर लिया, मतलब वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर फिक्स इनकम। ठीक है, और हमारी फिक्स टाइमिंग्स भी नहीं है, ना फिक्स कोई लाइफस्टाइल है उस तरह से। क्रिएटिव करियर्स में तो खास तौर पे ये चीज है, तो उसको किस तरह डिफाइन करेंगे कि उसको किस तरह कोप अप किया जाए? देखिए, ये जो बात है इसको मैं आपको मैं कोई इसमें बनावटी बात नहीं करूंगी, मैं ऑनेस्ट बात ही करूंगी कि हमें आई थिंक एज अ वुमन, या राइट, मेरे पास स्टिल, इवन अगर मेरी अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरे पास फिर भी ये लेवरेज है कि मैं ये काम कर रही हूँ। अगर मैं एक ऐसे नॉर्मल सेटअप के आदमी के बारे में सोचूं, who's running a household, या and if I get to know that he's a writer, I will be very worried. क्योंकि देखें, बात यह है कि अगर समझे, इवन लेट्स से द मनी इज गुड, इट्स नेवर ऑन टाइम। बात वही है कि आप जब एक 9 to 5 कर रहे होते हैं, या जब मैं एक जॉब कर रही थी, तो मुझे पता था कि 31 नहीं, 1 नहीं, 2 या 3 तारीख को मेरे अकाउंट में ये अमाउंट आ जाएगा, एंड आई विल बी एबल टू पे माय बिल्स। ठीक है, बिल्कुल। फ्रीलांसर्स का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा। एंड ये मेंटली कितना चैलेंजिंग है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसीलिए आपसे ये बात शुरू ही पैशन से हुई थी कि ये काम ना पागलपन के बगैर हो नहीं सकता, ये एक नॉर्मल इंसान के बस का है नहीं। आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इवन मेंटली भाग दौड़ करना, इनके पीछे उसके पीछे कांस्टेंट एक ठीक है। सो इवन देखिए, अगर आप कुछ लोगों के मैं नाम लिए बगैर अगर आपको बताऊं, बहुत सारे हमारे सिंगर्स, ठीक है, जो बहुत बड़े लेवल पे थे और हैं। अगर इफ यू जस्ट ऑब्जर्व, कराची के हालात खराब हुए, कॉन्सर्ट्स होना बंद हो गए, आपने उन सबको टेलीविजन स्क्रीन पे देखना शुरू कर दिया एज एक्टर्स। ठीक है, आप हमेशा देखेंगे कि वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, बिकॉज you cannot run a household with just following one। और अगर आप उसमें कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल कर रहे हैं, बिल्कुल। बट देन दैट्स अगेन योर चॉइस। मैं देखिए, यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में भी इतने लोगों को जानती हूँ जो कि अपना काम कर रहे हैं, जो डायरेक्शन भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ सबका कुछ ना कुछ चल ही रहा है। एग्जैक्टली। ये बात है। देखिए, क्रिएटिव, इवन इफ इट पेज यू वेल, it's not on time, you're and right. I'll be very honest about it. You're right, बिल्कुल ऐसे ही है। और you're right कि आपको बेसिकली मल्टी डायरेक्शनल चीजें करनी पड़ती हैं और जाना पड़ता है काफी डिफरेंट चीजों में, जस्ट टू रन योर हाउस होल्ड। ठीक है, क्यों, बिल्कुल एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच रिदा। इसके बाद मुझे बताएं कि व्हाट इज दैट सिंगल पॉइंट और सिंगल फीलिंग, या कोई एक ऐसा मतलब समझ लें कि ट्रिगर आता है कि जब इंसान सोचता है कि नहीं यार, आई हैव टू डू समथिंग अनकन्वेंशनल, जो दुनिया कर रही है वो शायद मुझे नहीं है, या मैं उसके लिए बना नहीं हूँ। क्योंकि आई थिंक कि हर इंसान के अंदर वो पॉइंट होता है कहीं ना कहीं, वो क्रिएटिव, आपको पता है कि क्रिएटिव जाइंट जो है वो अंदर होता है, कि जिसको सिर्फ आपने जो है ना जगाना होता है, उठाना होता है। तो वो पॉइंट किस जगह पे जाकर वो आता है कि जब आपकी क्रिएटिविटी स्पार्क करती है, आप बोलते हैं कि नहीं, आई हैव टू गो टू द अनकन्वेंशनल रोड, मैं जो है वो शायद एक घिसे पिटे तरीके के लिए नहीं बना। ये होना बड़ा जरूरी है एक, और ये होता भी तब है जब आप एक लैक ऑफ मोटिवेशन फेस कर रहे होते हैं, आई फील। देखिए, अगर पहली बात तो ये कि अपनी ये दोनों बहुत बड़े मसले हैं। एक अपनी कैपेबिलिटी को ना समझना, और एक अपनी कैपेबिलिटी को समझना। ओके, बिकॉज जब समझते हैं, देन यू नो दैट यू हैव पोटेंशियल एंड देयर इज अ लॉट यू कैन डू।
मैं कॉपी राइटिंग कर रही थी चैनल्स में, सिंगल लाइन एक लिखना कि ये चीज इतने बजे आएगी या उसका क्या होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं इतनी डिप्रेस्ड और इतनी फ्रस्ट्रेटेड होती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड मैं हमेशा एक बात कोट करती हूँ, और बिकॉज दिस इज अ कैजुअल डिस्कशन तो मैं करना चाहूंगी। देयर वाज एन इंडियन मूवी जो कि मुझे बहुत उसमें एक सीक्वेंस पसंद है बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई लाइफ। उसमें फरहान अख्तर मीट्स हिज फादर फॉर द Yeah, फर्स्ट टाइम, ठीक है, I think एंड we वो all of us have seen that movie. ठीक है, बिल्कुल exactly. और वो उससे पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, क्या लिखते हो। वो कहता है मैं कॉपी राइटिंग करता हूँ। तो वो कहता है वो तो दूसरों के लिए करते हो, अपने लिए क्या करते हो। brilliant, brilliant. या यू गेट इट। सो Yes, ये yes, मैं I अपने got it. लिए, एंड ये फिर रास्ता भी बड़ा डिफिकल्ट है Yeah. बिकॉज यू चूज इट फॉर योर ओन सेल्फ। सो वो जो एक फीलिंग होती है ना दैट यू आर नॉट डूइंग इनफ, वो आपको बताती है कि यार अब आई नीड अ चेंज ऑफ पाथ। Yes, exactly, exactly. एंड परसिस्टेंस, मेरे ख्याल से बिलाल, परसिस्टेंस इज द की। छोड़े मत, लगे रहें, लगे रहें बिल्कुल। और कभी ना फिर आपको कभी। जब आप लगे रहते हैं, जब आप कंसिस्टेंसी शो करते हैं, तो आई थिंक कि फिर वो आपको मॉनेटरी और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स और दूसरी तरह के रिजल्ट्स भी देना शुरू कर ही देता है व्हेन यू आर विद समथिंग। तो मेरा इस वो ये बात ना, पे हाँ, वो जो एक और, जिस तरह आपने एक बॉलीवुड मूवी का मुझे रेफरेंस दिया, तो एक और का मैं भी दे देता हूँ कि अक्सर जिस तरह वो हमने सुना ही है कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, हमेशा एक्सेलेंस के पीछे भागोगे तो पैसा खुद ही आ जाएगा, सक्सेस खुद ही आ ऐसा जाएगी ही। पीछे। So exactly, so we have to search for excellence. Thank you so much, Rida. मल्टी आपने बात की कि बहुत ज्यादा हम लोग जो है मल्टी टैलेंटेड होते हैं, डिफरेंट तरह के आर्ट होता है उनके पास। डू यू थिंक कि काफी ज्यादा स्किल्स या काफी ज्यादा आर्ट होना भी जो है वो आपको डायरेक्शन लेस कर देता है या आपको आउट ऑफ फोकस कर देता है? कि अगर मैं समझता हूँ कि यार मैं सिंगर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी, वो मैं उसके अलावा कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मैं सब चीजें कर लेता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं शायद फोकस से हटाएगी कि मैं सोचूं मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं इसमें भी अपना नाम बना लेता हूँ, मैं चलो एक आज स्क्रिप्ट भी लिख देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करें आप, बिकॉज वो आपको बिल्कुल आउट ऑफ फोकस कर सकता है। एंड देखिए, मेरे ये काम करने के बीच में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे रास्ते में आई थी। मतलब मैं किसी ऑफर की बात करूं या किसी चीज की बात करूं, या यार आप अगर ये चीज होस्ट कर लो या कुछ कर लो, एंड आई चोज नॉट टू, बिकॉज मुझे लगा था कि जो मैं कर रही हूँ उस पर से फोकस हट जाएगा। फोकस हट जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। लिखने का काम बहुत ज्यादा, इट्स वेरी ड्रेनिंग, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी, एंड ये आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अब बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम फॉलो कर रहे हैं वो ये जान जाएंगे कि वर्क फ्रॉम होम कोई आसान काम है नहीं। आसान काम नहीं है, व्हेन बिल्कुल। यू आर ये मेरा स्पेशली क्वेश्चन था वैसे, मेरा ये क्वेश्चन था, मैंने बाद में पूछना था लेकिन आपने यहाँ कर दिया, तो बिल्कुल मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा ताकि आपका उस पर मैं फीडबैक लूँ कि जी लॉकडाउन के बाद हम सब समझ गए कि वर्क फ्रॉम होम की क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग बाय योर ओन या एंड ऑब्वियसली यू हैव अ फैमिली एज वेल। तो इन सब चीजों को मैनेज करना और साथ साथ एक इतना फोकस्ड काम, राइटिंग से ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई फोकस्ड काम होगा कि जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा अटेंशन, सबसे ज्यादा फोकस चाहिए है, और उसके साथ फैमिली एंड एवरीथिंग, एंड यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, यू आर नॉट गोइंग टू एनी ऑफिस, यू आर नॉट गोइंग समवेयर एल्स टू एनी स्टूडियो। उसके बाद मुझे बताएं कि वो क्या सीक्रेट की है कि जो आपको जो है फोकस के ऊपर रखती है। ये मैं भी जानना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस के साथ साथ, बिकॉज मुझे लोगों ने बीच में कहना शुरू कर दिया था कि आई एम अ पेशेंट ऑफ ADHD और मैं बहुत ज्यादा जो है ना टेंशन खो देता हूँ, फोकस नहीं करता चीजों के ऊपर। तो ये मैं भी जानना चाहूंगा कि हाउ एक्चुअली यू फोकस ऑन योर टास्क एंड ऑन योर गोल्स एंड ऑन योर राइटिंग खास तौर पे। देखिए, पहले तो ये कि यू हैव टू मेक अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट कि भाई मुझे फोकस्ड रहना है। देखिए माशाल्लाह, फैमिली होती है, घर में बच्चे होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? एंड स्पेशली लॉकडाउन के बाद से आप इमेजिन करें कि राइटिंग जैसा काम, आई एम डूइंग इट विद माय 2 किड्स, एंड मैंने अपने आप को बहुत पहले ही मेंटली ट्रेन कर लिया था। देखिए, लिखने का काम पता है कैसा है, आप एक अलग दुनिया में होते हैं उस वक्त।
mentally, Yes, exactly. right? But you have to train yourself कि यार मैं अपने आप को जोन आउट कर भी लूं Hmm. और मैं आसपास रहूं भी, मैं प्रेजेंट भी रहूं। एंड मैं ये इतना इतना सोचने वाला काम कर रही होती हूँ विद अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड। ये Yeah. देखिए, ये भी एक तरह से ये एक माइंड ट्रेनिंग है। जिस तरह Hmm. हम अपने आप हम जिस तरह हम अपनी किसी एक्सरसाइज या एक्टिविटी के लिए बॉडी को ट्रेन करते हैं, Yeah. उस तरह आई फील माइंड ट्रेनिंग की भी बड़ी हमें जरूरत है। एंड मुझे काफी बिल्कुल वक्त जरूरत लगा है, है, एग्जैक्टली। मुझे वक्त लगा है ये करने में कि यार यहाँ से आने वाली आवाज या वहां से आने वाली आवाज मेरे जहन में जो लाइन घूम रही है उसको ना घुमा दे। यू मैं जो राइट। सोच रही हूँ मैं उस पे रहूं। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अल्लाह की तरफ से इट्स अ ब्लेसिंग दैट इवन इफ यू आर एबल टू डू दैट, क्योंकि ये इट्स नॉट इजी। तो इट्स नॉट एट बात ऑल ये इजी है कि बिकॉज़ जी, हम सब ने ये फेस किया है अभी। आप कुछ कह रही थी जी, बिल्कुल सॉरी। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि बात उसकी ये है, फोकस की, आपके अटेंशन स्पैन की कि कितना है। और आई आई जस्ट फील कि देखिए, आपका जब इंटेंशन होता है ना तो चीजें हो जाती हैं। चीजें हो जाती हैं, यू बिल्कुल जस्ट ऐसे ही हैव टू है। वांट इट बैडली। यू राइट। ठीक है, या अ बिट ऑफ पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है कि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ जस्ट फॉर द एस्पायरिंग राइटर्स कि ऑफ कोर्स। मुझे ये बताएं कि राइटिंग का जो प्रोफेशन है, या इज इट अ गुड पे मास्टर? क्या ये अगर कोई नया स्टूडेंट जो हमें अभी यहाँ पे सुन भी रहे होंगे, मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स भी होंगे, काफी राइटिंग के कोर्सेज भी कर रहे होंगे लोग, वो आगे जाके उन्होंने अपना करियर जो है राइटिंग के अंदर प्लान किया होगा, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये भी है कि अगर वो सोचें तो वो ये समझते हैं कि वो आगे जाके इससे अच्छी अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन रख सकते हैं, अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, अपने सारे जो उनकी ऑब्वियसली नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल, देखिए बात परसिस्टेंस की ही है कि आप अगर जब शुरू करेंगे या तो ऑब्वियसली एक बड़ी रेगुलर सी आपके हाथ में आएगा जो भी आएगा। या एंड इफ इन ऑफ कोर्स इफ यू आर एबल टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ देन डेफिनेटली इट विल। लेकिन हाँ, उसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, उसमें आपको बड़ा मसला होगा। ये बड़े नहीं, मसले हैं, मैं लेकिन इट डज ऑफ इस कोर्स। चीज से तो खैर मैं हृदय एग्री करता हूँ कि जो भी चीज देखें, सक्सेस बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि शायद आपको ओवरनाइट मिल जाए, लेकिन हर चीज के लिए आपको बहुत कंसिस्टेंसी देनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि जो ओवरनाइट सक्सेस होती है वो जी, शायद ओवरनाइट खत्म भी हो जाती है। तो ऐसा ही है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ टाइम एज वेल, लॉट ऑफ पेशेंस एज वेल। तो ये बिल्कुल आई टोटली पेशेंस, अंडरस्टैंड एंड हार्डवर्क। रिलेट टू आप मुझे ये बताएं कि आप 50 अलग माइंडसेट के लोगों के साथ काम करेंगे, बात करेंगे। या आपको पता है कि एक राइटर को कितना पेशेंट होना पड़ता है, बिकॉज आपके लिखे हुए पे बहुत से लोगों को बहुत चीजों से एतराज होते हैं एंड यू हैव टू एडिट इट आउट या या अनलेस इट्स टू गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी चीजें हैं जो अनटच्ड रहती हैं, लेकिन जहां या पर मुझे खुद लगता है कि यार यहाँ पर रूम है, इसको चेंज करना चाहिए, वो मैं करती हूँ। तो आपको उस चीज में अपने ईगो को बहुत पीछे रखना पड़ता है, क्योंकि आप आखिर में एक क्रिएटिव प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं जिसका एंड या रिजल्ट अच्छा हो, जिसमें या प्रोड्यूसर भी है, जिसमें डायरेक्टर भी है, जिसमें आप भी हैं, या राइट? तो उसमें मैं का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि जब लोग वो करते हैं तो चीज जो है वो स्पॉइल हो जाती है। लेकिन आपको इससे ये नहीं लगता कि कहीं कई जगहों पर जो है एक राइटर की अगर वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, उसने बोला है कि मैंने ये लेके जाना है, दिस इज समथिंग समथिंग माय क्रिएटिविटी, और वो हम या लेकर जा रहे हैं, और प्रोड्यूसर जो है या डायरेक्टर जो है उसको बाद में जाके उसके अंदर एडिटिंग करता है, चेंज करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि राइटर को लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे जाके जो है शायद वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं और मुझे ये नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरे मेरे एक्सपीरियंस में अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं हुआ। एक एक बात ये है कि देखिए, जब आप मेहनत की बात करते हैं, मेरे साथ जो भी काम करता है उसको पता है कि मेरे लिखने का एक तरीकाकार है, ठीक है? या एंड अगर कोई उसको एडिट करना चाहे ना, तो वो जो लिखता है वो फिर चीज बहुत डिफरेंट होगी। तो बाद में मुझे ही कॉल आती है कि रिदा आप प्लीज ये खुद चेंज कर देंगी, तो मुझे पता होता है दैट द नीडेड चेंज। एंड उनको ये भी पता होता है कि चेंजेस भी मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो या ये एक एडवांटेज है कि जब वो उसको छेड़ने जाते हैं तो वो उसको खराब कर देते हैं, और उस खराब होने के डर से फोन फिर मुझे ही आता है। हाँ, तो वो आप अपनी सो ही उसको बेसिकली आर्टिकुलेशन में चेंज करती होंगी ना बाद में। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट। या तो आप दुआ करें कि ऐसा ही हो,
क्योंकि जिन लोगों को फोन नहीं आता और उनका काम यूं ही खुद चेंज होता है, उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है, बहुत बहुत बुरा। वो और राइटर रो रहा होता है कि ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये क्या है। हाँ 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 हाँ, और फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते होंगे। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। या चलें, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक स्क्रिप्ट कंप्लीट करने में, जस्ट लाइक फॉर से के खुदगर्ज की ले लें, कितना टाइम लगता है अंदाजन? हम्म। और क्या कोई गोल सेट होता है कि मैंने इतने अरसे में करना है, या जस्ट टू गो विद द फ्लो, और जब जब क्रिएटिविटी आती रहे तो जब तक एक प्रोडक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, देखिए इसमें ये लेवरेज आपके पास इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अगर समझे एक चैनल के साथ आपने कोई प्रोजेक्ट प्लान किया है, तो हर चैनल अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलता है। उन्होंने हर क्वार्टर की प्लानिंग की हुई होती है, यू नो, ऑलराइट। कि हमने जनवरी से मार्च तक ये प्रोग्राम्स लाने हैं, समर्स में ये आएगा, उसके 4 महीने में ये, तो वो अपने पास टेंटेटिवली ना आपका प्रोजेक्ट एक तरह से लॉक कर लेते हैं कि यार ये हमने इस हाफ के लिए प्लान किया है। ओके। और वो आपको अगर उन्होंने बता दिया कि भाई इतने महीने में कंप्लीट करना है, तो अगर ये आपके ऊपर ना भी हो, तो मैं आपको जनरली बताऊं, जैसे मेरी जो स्पीड है, कुछ लोगों की इससे भी ज्यादा होती है, कुछ लोगों की इससे भी कम होती है। अगर हम एक एपिसोड की बात करें, हम 40 मिनट के फॉर्मेट पे एक एपिसोड लिखते हैं, या ठीक है, फॉर 40 मिनट्स। एंड 40 मिनट्स में आप समझे 40 पेजेस तो है ही, राइट। इट मींस यू उन नीड वन पेज फॉर 1 मिनट। काइंड ऑफ यस। और या उन 40 पेजेस में आप समझे वी आर लुकिंग एट 20 to 22 सीन्स और मोर देन दैट, राइट। वाओ। सो मैं पहले एक हफ्ता भी लेती थी, अब मैं सिर्फ 3 दिन लेती हूँ, मुझे 3 दिन लगता है, वाओ, राइट। सो दैट्स इट ग्रेट। डिपेंड्स कि आपकी स्पीड क्या है। आप आपको अपने यू नो यू हैव टू गेट इनटू प्रैक्टिस। अच्छा, मुझे जो कागज और कलम का कनेक्शन है ना, वो बड़ा प्यारा है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, तो मैं हैंड रिटन एपिसोड्स भेजती थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि इसमें टाइम बहुत लग रहा है, क्योंकि मेरा लिखा हुआ जाता था, वहां पे जो बैठा हुआ कंपोजर होता था वो वो पहले उसको उसको कंपोज टाइप करता करता था। था। या तो आपकी चीजें ना चाहते हुए भी 2-3 लोगों के हाथों में जाती हैं। हाँ उसमें। या बहुत दफा होता है कि आपकी आपकी हैंड रिटन चीज किसी को समझ नहीं आ रही होती। हाँ। तो देन आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ टाइपिंग, या which is much easier and it's easier to edit, right? या इसमें ये होता है यार, डायरेक्टली आपने काम किया, आपने भेजा, आपके पास एडिट करने का वक्त होता है, आपको काटम पीटी नहीं करनी पड़ती। या लेकिन अब तक मैं जो प्लानिंग करती हूँ एपिसोड की लिखने की, वो मैं डायरी में करती हूँ, मैं अब तक जर्नल्स में करती हूँ। तो मेरा पहला काम जो है वो होता पेन से ही है, देन इट पेंसिल। गोज ऑन टू द स्क्रीन, वरना उसके बगैर मैं नहीं कर सकती। जबरदस्त, ठीक है, ब्रिलियंट। एंड आई थिंक के मतलब जब आप अपना कोई, जिस तरह कोई प्ले लिखने जा रही हैं, तो उसका इंटरेस्ट या उसका जॉनरा किस तरह डिफाइन होता है कि मैंने इस चीज के ऊपर लिखना है, जस्ट फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट, या फिर इस तरह? और इसके अंदर आई थिंक के राइटर की और डायरेक्टर की भी कोई सिंक होगी, या फिर कुछ इस तरह डिफाइन हो रहा होगा कि आप जिस तरह, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी लाइक इम्तियाज अली, तो आपकी जितनी मूवीज हैं वो एक ही तरह पे, मतलब आपको नजर आएगा कि दिस इज एन इम्तियाज अली फिल्म, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज नजर आ रही होगी। इफ यू सी राजकुमार हिरानी, तो आपको वो चीज नजर आ रही होगी कि ये शायद राजकुमार हिरानी की मूवी है। तो ये मुझे बताएं कि वो किस तरह, मतलब हाउ डू यू डिफाइन द जॉनरा ऑफ योर राइटिंग, के किस तरह मैंने लिखना है, मैंने कोई देखिए, एक ज़ाहिर एंड मैं कहूंगी वो लोग बहुत लकी हैं जिनके स्टाइल को पहचाना जाता है। या अल्हम्दुलिल्लाह, आई रिमेम्बर व्हेन आई सेंट माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने बाद में ये सुना कि यार जो तुम लिखती हो हमें वो फ्लेवर चाहिए। मींस दे न्यू दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। या या अभी जो मैं लिखती हूँ तो वो उसका एक पता चलता है कि यार चलो इसने लिखा है, ठीक है। वरना भीड़ में खो जाना बहुत आसान है, आपका बहुत एक्चुअल आसान स्ट्रगल ये है कि भीड़ में खोना नहीं है। है। तो एग्जैक्टली। मेरा तो पर्सनल शुरू से एक इंटरेस्ट रहा है इसमें, यू नो, एक फिक्शन है, आपका थ्रिलर है, रोमांस है, हॉरर है। हमारी स्क्रीन्स की बड़ी अलग अलग डिमांड्स हैं, हमें बड़ी ड्रामेटिक, यू नो, फैमिली डायनामिक्स की चीज़ें चाहिए होती हैं, सब हैं। मेरा अपना इंटरेस्ट शुरू से बड़ा है इसमें, थ्रिलर में। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कुछ लिख रही हूँ उसमें एक थोड़ा सा सस्पेंस का एलिमेंट ज़रूर हो।
इन चीज़ों का, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अब वेब की तरफ जा रहे हैं, Yeah, ठीक है, बिकॉज यू गेट टू सी सो मेनी थिंग्स दैट यू डोंट सी ऑन टीवी, yeah, जो कि आपकी आपकी स्क्रीन की डिमांड ही नहीं है, you're right, you're right. आपको उसको लेके चलना पड़ता है। मैं भी इसीलिए शायद वेब सीरीज की तरफ इसीलिए गई हूँ कि मुझे वहां पर मेरा जो वो वाला सेल्फ एक्सप्रेशन है मैं वो वहां पे कर सकती हूँ, वो वहाँ पे जो हो मैं सकता है, किसी exactly. जो मैं किसी टीवी के लिए नहीं कर सकती। Yeah, सो आई थिंक सबका एक अपना अपना है, लेकिन ये है कि आपको ऑफ कोर्स एक डायरेक्टर की डिमांड हो। जैसे मैं अभी जो एक चीज लिख रही हूँ उसकी थीम रिवेंज है, hmm. उसमें फिर आप समझे बहुत कुछ आ जाता है। And is this for the Geo one or for the web series? या फॉर द जियो। चलें, that's great and thank you so much for telling us. मुझे ये बताएं कि for every soul there is a food for food of creativity. Okay, मैं अगर कुछ क्रिएटिव काम करने जा रहा हूँ so I have something to feed my soul. ठीक है, हर किसी के लिए होता है, किसी के लिए रीडिंग होती है, किसी के लिए म्यूजिक होता है, किसी के लिए ट्रैवलिंग होती है। राइटर्स के लिए मैंने ज्यादातर देखा है कि ट्रैवलिंग होती है या फिर रीडिंग होती है। सो व्हाट इज दिस फॉर यू, और उसके साथ साथ रीडिंग की कितनी कंट्रीब्यूशन है आपकी राइटिंग के अंदर? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आई एम हार्डली अ रीडर, आई एम नॉट अ रीडर। अगर आप मोस्टली राइटर्स को देखें तो दे आर रीडर्स। मैं ऑफ कोर्स पढ़ती हूँ लेकिन मैं इतनी फ्रीक्वेंट नहीं। देखिए मेरे लिए मैं पर्सनली आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। बात पे कोई मेरा आउटबर्स्ट हो जाता है, लेकिन मैं लिखने के लिए ना अंदर से रुजू करती हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो मेरा प्रोसेस काफी इनसाइड टू आउटसाइड है एक्चुअली, और बाकी आई कंफर्ट इन वॉचिंग मूवीज। सो मेरे लिए तो ये है डेफिनेटली। और मुझे एक चाहिए होता है, एक कॉफी का कप किसी कोने में बाहर किसी जगह चुपचाप। नहीं, एंड आई थिंक रिदा, जस्ट बिकॉज आपने बहुत अच्छी बात की कि जो अंदर का राब्ता है, रुजू है, वो लाजमी है किसी भी चीज की एक्सेलेंस पे पहुंचने के लिए। एंड आई थिंक कि मैं जहां तक बिलीव करता हूँ कि वही राब्ता जो है बेसिकली आपका था, कि जिसने आपको डेब्यू लक्स स्टाइल अवार्ड भी लेके दिया और आपको सक्सेस लेके दी। नहीं नहीं, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। सेकंड, मुझे इसके अलावा जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल एंड अप दिस सेशन. What are some quick tips for the budding creative professionals, not only for writers, लेकिन जो जो क्रिएटिव प्रोफेशन में आना चाह रहा है, कोई म्यूजिशियन बनना चाह रहा है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई कोरियोग्राफर है, कोई राइटर है, जितने भी क्रिएटिव प्रोफेशन हैं, कोई आर्टिस्ट है, पेंटर है, तो उसके लिए कुछ क्विक टिप आप देना चाहें कि यार ये तो लाजमी है, दिस इज टू गो प्रो, तो क्या ऐसी चीज है जो आप बताना चाहें? कैन यू हियर मी? या, आई कैन हियर यू। अच्छा देखिए, मेरा बिलीफ है दो चीजों पे। एक तो ये कि क्वालिटी और क्वांटिटी की बात जब आती है ना, तो अगर आप टेलीविजन स्क्रीन की बात करें या या आप किसी भी फील्ड की बात करें, तो देखें टेलीविजन स्क्रीन एक खाली ब्लैंक स्क्रीन चल नहीं सकती, उनको कुछ ना कुछ चाहिए चलाने के लिए, राइट? दे नीड स्टफ, जिसके लिए हम लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। लेकिन अगर आपको एक्सेल करना है अपने काम में, तो आप हमेशा क्वालिटी पे तवज्जो दें। आप किसी भी फील्ड से देखें, मैंने खुद गर्ज 2.5 साल पहले लिखा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिकॉल वैल्यू इतनी है कि उसकी अब तक बात होती है। अब तक बात होती है, या एग्जैक्टली। 2.5 साल में कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 10 ड्रामे और लिख लिए। मैंने लास्ट ड्रामा खुद गर्ज लिखा था, देन आई रोट अ सीरीज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टिल गेट टू हियर अबाउट खुद गर्ज। मैं अब तक जब बात करती हूँ मैं उसे कोट करती हूँ। तो आप पहले तो ये ठान लें कि आपने जो करना है ना, आप सोच लें कि यार उसकी रिकॉल वैल्यू होनी चाहिए कि आप वो अगले 5 साल के लिए आपके लिए काफी हो। या, you're right, you're right, you're right. ऑर्डिनरी काम इज नॉट वो मतलब आप ऐसी
इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहना चाहूँ तो कि ऐसी चीज हो कि जो हिस्ट्री के अंदर लिखी जाए, कहीं ना कहीं अपनी लेगेसी को छोड़ के जाए देखिए वो। आप अगर हिस्ट्री के लिए एम करेंगे तो वो चले कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं अपनी लेगेसी बिल्ड करेगी कहीं वो ना कहीं बेसिकली। होगी। मैं इस चीज पे बिलीव एक करता हूँ। तो उसके लिए, दूसरी मेरी हमेशा एक बड़ी पर्सनलाइज्ड वो है, रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग इन अ रूटीन। बहुत से क्रिएटिव लोग हैं, मैंने देखा है मुझसे भी, लोग शायद लोग समझते हैं कि मैं सारा काम रात को करती होंगी व्हेन आई पुट माय किड्स टू स्लीप, लेकिन ऐसा नहीं है। डे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेकिंग अप ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाओ, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मैं रूटीन ये में रहना बहुत जरूरी है। जो दिमाग आपका सुबह सुबह चलता है ना, वो आपका रात को भी नहीं चल सकता। मैंने ये क्वेश्चन सोचा था कि आपसे सबसे लास्ट में पूछूंगा, और मुझे बिकॉज मेरा खुद ये बिलीव चलता है, आई एम करंटली रीडिंग अ बुक और उसके साथ साथ मैं कुछ रिसर्च भी कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड द 5 AM क्लब। तो वो बेसिकली दैट्स समथिंग कि आपकी सुबह की रूटीन जो है वो किस तरह आपको अपने करियर में जो है, अपनी लाइफ के अंदर जो है कुछ नए लेवल्स पे ले जाती है। और आपने उसको ब्यूटीफुली कंक्लूड कर दिया कि जो है ना, कि सुबह की टाइम जो बेसिकली आइडियाज आ रहे होते हैं, आते हैं। ट्रू ट्रू। अक्सर हम सोचते हैं कि हम रात के टाइम जब बच्चे सो जाएंगे, सब हो जाएगा, हम अपने आप को आइसोलेट करके जो है ना बहुत अच्छा सोचेंगे। लेकिन मेरा जी तो ये होता है कि जब उस टाइम होता है तो हम खुद भी सो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो ऐसे ही होता एनवायरनमेंट जो है वो आपको अपील कर रहा होता है उसी तरह से ना। तो चलें, थैंक यू सो मच रिदा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। है। आई थिंक बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू एक एक स्पीक चीज का आंसर बहुत अच्छा और वही अंदर के राब्ते के साथ दिया, तो पता चला कि नहीं, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं है। मैं सिर्फ इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगा, हमारी ऑडियंस शायद जानते ही नहीं कि रिदा और मैंने जो है अपना MBA भी एक साथ ही शुरू किया था, और उसके बाद शायद एक ही सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर्स हमने साथ पढ़ा, फिर रिदा मूव टू सम अदर करियर चॉइसेस, और मैंने फिर वो बाद में वहीं पर ही रहा, MBA कंप्लीट किया अपना। और मुझे उसी टाइम मुझे याद है कि शायद इन आवर फर्स्ट मीटिंग और इन आवर सेकंड मीटिंग रिदा टोल्ड मी दैट शी हैज अ पैशन फॉर राइटिंग, और अपनी कुछ शायद राइटिंग मुझे आज भी याद है, दैट्स बैक इन 2013 राइटिंग दिखाई। तो यस मुझे उसी टाइम ये अंदाजा हुआ था कि जो है ना, मैं शायद किसी नेक्स्ट बिग थिंग के साथ बैठा हूँ। और नॉट जस्ट बिकॉज यू आर हेयर, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, बट स्टिल क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ जाती है, अंदर का जो नाइस ऑफ यू, रास्ता है वो कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और थैंक हम यू इंशाल्लाह फ्यूचर के जो है एक मायानाज स्टार के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्टार राइटर के साथ बैठे हुए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी वेब सीरीज और जियो पे जो प्रोग्राम आ रहा है वो इंशाल्लाह एक ब्लॉकबस्टर हो। एंड इंशाल्लाह। सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी जी, अल्लाह हाफ़िज़।